नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के घर को ऐसे कैसे गिरा दोगे। बुलडोजर एक्शन के संबंध में उसने ये टिप्पणी की है। किसी भी अपराधी के घर को ऐसे नहीं गिराया जा सकता है कि वो अपराधी है। किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि उसका घर गिराया जाना उचित है या नहीं है। तो दोस्तों, इसी मामले को वास्तव में मामला क्या है और लोग समझ क्या पा रहे हैं, इसका नैरेटिव क्या चल रहा है, इसके बारे में मैं विवेचना करूंगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सोमवार को ये कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके घर को ऐसे नहीं गिराया जा सकता है। बुलडोजर एक्शन किसी अपराधी के लिए उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को सभी पक्षों के सुझाव लेने के लिए निर्देशित किया है और ये सभी पक्षों के सुझाव लेकर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होने वाली है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइंस जरूरी है। अगर कोई आरोपी या दोषी है भी तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता है। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसका घर गिरा नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में। उसने कहा कि ऐसे ही नहीं गिराया जा सकता है अगर वो अपराधी है और उसका घर कानूनी रूप से गिराए जाने योग्य है। ये आप सुनिश्चित कर लें, कानूनी प्रक्रिया का पालन कर लें। और अगर घर गिराए जाने योग्य है तभी गिराएं। ऐसे नहीं कि उसने कोई अपराध किया है तो उसके घर को जाके गिरा दिया बिना ये देखे कि जिस घर को गिराया जा रहा है वो कानूनी रूप से वैध है या अवैध है। इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी जी को सभी पक्षों के सुझाव लेने के लिए निर्देश दिए हैं और इन सुझावों को लेने के बाद उनका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करने के बाद आगामी तिथि 17 सितंबर को इस पर दोबारा से बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में लोगों के साथ या अपराधियों के साथ बुलडोजर न्याय जैसी क्रिया नहीं की जा सकती है। इसके लिए घर गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, इस टिप्पणी पर विभिन्न लोगों को विभिन्न मत हैं और अपने अपनी तरीके से लोग इसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बात करके बताता हूं कि क्या मामला है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं और अपराधियों के घरों को गिराने का सिलसिला पिछले लगभग 7 साल से जारी है और उत्तर प्रदेश का एक भी अपराधी ऐसा नहीं है जिसने कि अपना घर गिराए जाने के खिलाफ सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी की हो या सरकार के खिलाफ किसी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया हो। कोई भी अपराधी जिसका घर गिराया गया वो किसी भी कोर्ट में नहीं गया है। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। तो क्यों नहीं गया है ये बात समझनी है। और अभी तक जो मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जिस पर ये बहस चल रही है वो क्या मामले थे, दोनों में क्या अंतर है उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन के संबंध में और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है वो मामला किस तरह से भिन्न है उत्तर प्रदेश के मामलों से। देखिए, अभी दो मामले, एक मध्य प्रदेश का और एक राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के एक मामले में जो अपराधी था वो किराए के मकान में रहता था, किराएदार था किसी मकान में, तो जो मकान मालिक था उसका घर गिरा दिया गया। इसी तरह राजस्थान के मामले में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया। जिस बच्चे ने चाकू मारा वो मुसलमान था, तो राजस्थान सरकार ने उस बच्चे के पिता का घर गिरा दिया। अब इन दोनों मामलों की अगर विवेचना करें तो उत्तर प्रदेश के किसी भी मामले से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधियों के घर गिराए गए उनमें पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी है कि किसी का घर सिर्फ अपराधी होने की वजह से नहीं गिराया जा सकता, या कोई एक सदस्य घर का अपराधी है तो उसके घर के जो मालिक अगर उसके पिता हैं, भाई हैं, कोई और हैं, जिस घर में वो भी रह रहा है तो उस घर को नहीं गिराया जा सकता है। इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। इसी बात को कुछ लोगों द्वारा गलत टिप्पणी करके सही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अब
सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसी भी अपराधी के घर को किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं गिराया जा सकता है, जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी घरों को गिराया जा रहा है, तो ये पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि घर गिराना पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई अगर अपराधी है और उसके घर का जो निर्माण है वो भी गलत तरीके से हुआ, अवैध हुआ है, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है उसके घर को गिराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपराधी है उसने जो अपराध किया है उसकी सजा उस अपराध के सुसंगत एक्ट के अनुसार उसको मिलेगी। इसके साथ ही उसके घर जिसमें वो रह रहा, जिसका वो स्वामी है, अगर वो घर की जमीन संपत्ति उसने अवैध तरीके से अर्जित की है, अर्थात अगर वो ज़मीन सरकार की है और उसने अवैध तरीके से कब्जा करके उस पर घर बना लिया है, तो उस कानून के तहत उसके घर की जांच की जाएगी। अगर अवैध रूप से कब्जा सरकार की ज़मीन की हुई पाई गई तो उसको गिराया जा सकता है कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए। इसी तरह अगर किसी अन्य निजी व्यक्ति की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है उस अपराधी ने और उस पर अपना घर बना लिया है, तो इसकी भी जाँच की जाएगी। अगर ये सिद्ध होता है कि किसी अन्य निजी ज़मीन पर किसी अपराधी द्वारा जबरन कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है, तब उसका भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उस अवैध भवन को दोनों परिस्थितियों में गिराया जा सकता है, चाहे वो निजी जमीन पर किसी अन्य की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया अवैध निर्माण हो या किसी सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया अवैध निर्माण हो। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उन दोनों निर्माणों को अवैध घोषित करके कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इस शपथ पत्र की भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशंसा की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन या बुलडोजर द्वारा गिराए गए किसी भी भवन निर्माण को अवैध रूप से या कानूनी प्रक्रिया का पालन न करते हुए गिराया गया हो, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। उत्तर प्रदेश में जो भी घर गिराए जा रहे हैं पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है कि किसी भी अपराधी के घर को ऐसे ही नहीं गिराया जा सकता है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद अपराधी के घर को अवैध सिद्ध होने के बाद ही गिराया जा सकता है और वो मकान भी अपराधी के स्वामित्व में होना चाहिए, चाहे वो अवैध स्वामित्व ही हो, जबरन कब्जा किया ही हो, तभी गिराया जा सकता है। दोस्तों, अपनी इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिफाई भी किया है। उसने कहा है कि ये जो मेरी टिप्पणी है वो अवैध निर्माण को गिराने के से प्रभावित नहीं है, अवैध निर्माण को गिराने के ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर कोई अवैध निर्माण है और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको गिराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो उस निर्माण को गिराने के संबंध में ये मेरी टिप्पणी नहीं है। मेरी टिप्पणी सिर्फ उसी संबंध में है कि अपराधी के सिर्फ अपराध करने भर से उसके किसी ऐसे मकान को जो अवैध नहीं है उसको नहीं गिराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो भी कार्रवाई की गई है वो सब कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। इसीलिए किसी भी अपराधी द्वारा जिसके की संपत्तियों को अभी तक गिराया गया, किसी भी अपराधी द्वारा किसी भी कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपने घर गिराने के खिलाफ कोई भी केस दायर नहीं किया है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाना संभव नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने जो घर गिराने की कार्रवाई की है उसमें कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए सामान्य रूप से कानूनी प्रक्रिया क्या है और अवैध निर्माण कहते किसे हैं। दोस्तों, दो तरह की कार्रवाई होना संभव है अवैध निर्माण को गिराने के लिए। पहली, अगर आपने किसी सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस पर भवन बना लिया है, चूंकि सरकारी भूमि पर कब्जा करके भवन बनाया है तो उसका नक्शा पास होगा नहीं, तो निर्माण भी अवैध रूप से किया गया होगा बिना नक्शा पास किए हुए। ऐसी निर्माण ऐसी भूमि पर किए गए जो सरकार की भूमि है और जिसका नक्शा पास नहीं है, ये पूरी तरह से अवैध है। इसको हम अवैध निर्माण की या अवैध कब्जे की, अवैध जमीन हड़पने की श्रेणी में रखेंगे सरकार के नियमों के अंतर्गत। इसी तरह अगर किसी निजी अन्य स्वामी की भूमि को, किसी अन्य की भूमि को किसी अपराधी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जबरन कब्जा कर लिया गया है, चूंकि उसका भी स्वामित्व उसके पास नहीं है इसलिए उसका नक्शा भी पास नहीं हो सकता है और उस पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कर लिया है, तो ऐसी जमीन और उस पर किया गया निर्माण भी अवैध निर्माण की और अवैध कब्जे हुई की गई जमीन की श्रेणी में आएगा और ये भी अवैध निर्माण कहलाएगा। ये दोनों निर्माण जो सरकारी भूमि पर
अवैध कब्जा करके या किसी अन्य की निजी भूमि पर जबरन कब्जा करके किए गए, ये दोनों अवैध निर्माण की श्रेणी में हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से और निर्माण है जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अगर आपकी निजी भूमि है, उस पर भी अगर नक्शा पास नहीं कराया, स्वामित्व आपका ही है, किसी अपराधी का है, अपराधी के संदर्भ में यहाँ बात हो रही, सामान्य लोगों की बात नहीं हो रही है, किसी अपराधी की अपनी स्वामित्व की भूमि भी है, लेकिन उस भूमि को खरीदने के लिए जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, अगर उस पैसे का हिसाब वो नहीं दे पा रहा है कि पैसा कहाँ से आया है, तो इसकी जांच अलग विभाग करेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, पैसे कहाँ से आए इसकी जांच होगी। और उस जांच के बाद अगर ये सिद्ध हो जाता है कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसे से भूमि खरीदी गई है, भले ही वो उसके निजी स्वामित्व की भूमि हो, तब भी उस भूमि को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है और उस पर किए गए निर्माण को भी अवैध निर्माण माना जाएगा, यद्यपि उसका नक्शा पास हो या ना हो। चूँकि भूमि का स्वामित्व ही अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से किया गया है, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो भी वो अवैध निर्माण और अवैध भवन और अवैध स्वामित्व माना जाएगा भूमि का, और उसको भी सरकार गिरा सकती है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत, सीधे नहीं करा सकती है। अब इस तरह के अवैध निर्माण और अवैध भूमि पर कब्जे के लिए नगर निगम और विकास प्राधिकरण अपने अपने एक्ट के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उस निर्माणकर्ता को या उस अपराधी को नोटिस देते हैं, और वो नोटिस भी ड्यू समय दिया जाता है कि आपने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, आप 15 दिन के अंदर ये बताएं कि क्यों ना आपके निर्माण को अवैध निर्माण माना जाए और क्यों ना तोड़ दिया जाए। 15 दिन के अंदर आपका उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो ये माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और इसके संबंध में आगामी कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी, ये उस नोटिस में लिखा रहता है। अगर इस बीच वो भूस्वामी या वो अपराधी अपनी जमीन का प्रमाण देता है कि ये जमीन मेरे स्वामित्व की है, इसका नक्शा पास है, इस कारण से मैंने ये बनाया है और इसको आपके पास गिराए जाने का कोई कारण नहीं है, विकास प्राधिकरण को लिख के देता है और संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत करता है कि जमीन का स्वामित्व मेरा है, निर्माण नक्शा पास कराने के बाद किया गया है और निर्माण जैसा नक्शा पास था वैसा ही किया गया है, तो विकास प्राधिकरण उसको बिल्कुल नहीं गिराएगा, भले ही वो अपराधी है और अपराध करने की धाराओं में उसके साथ जो भी न्याय होगा वो कोर्ट से होगा और उसको सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह बने हुए भवन को विकास प्राधिकरण या नगर निगम किसी भी हाल में नहीं गिराएगी। और उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी निर्माण या कोई भी बुलडोजर एक्शन या किसी भी अपराधी के ऐसे निर्माण को अभी तक नहीं गिराया गया है, इसीलिए कोई अपराधी अभी तक कोर्ट में नहीं जा पाया है। इस प्रथम नोटिस के बाद अगर वो सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो उसका निर्माण जो अवैध बताया गया था नोटिस के माध्यम से, वो नोटिस समाप्त हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा और वो वैध निर्माण की श्रेणी में होगा। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाया तभी वो गिराया जाएगा, और अगर वो 15 दिन के इस नोटिस के बाद भी सिद्ध नहीं कर पाया तो उसको एक अवसर और दिया जाएगा कि अब 10 दिन का समय आपको या 5 दिन का जो भी नियम के अंतर्गत है आपको फिर दिया जाता है, आप ये सिद्ध करें कि क्यों ना आपके अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए या सील कर दिया जाए। इसके बाद अगर वो उस उत्तर को भी नहीं दे पाता है कि क्यों ना गिराया जाए, अगर वो अभिलेखी साक्ष्य नहीं देता कि मेरा स्वीकृत है या स्वामित्व मेरी जमीन का है या जिस पैसे से खरीदी है वो ठीक है, तो उसका निर्माण गिरा दिया जाएगा। अगर वो सिद्ध कर लेता है तो सिद्ध करने के बाद उस निर्माण को विकास प्राधिकरण कभी नहीं गिराएगा, भले ही वो कितना ही अपराधी हो। अपराधी की सजा तो उसके अपराध के कृत्य के हिसाब से सुसंगत धाराओं में कोर्ट से मिलेगी, घर से उसके गिराने से इसका कोई संबंध नहीं। और उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी ऐसा निर्माण किसी अपराधी का नहीं गिराया गया है जिसका नक्शा पास हो, स्वामित्व उसका हो, पूरी तरह से वो सिद्ध कर दे कि भाई मेरा नक्शा पास है, मेरा स्वामित्व है, गिराने योग्य नहीं है, और फिर भी सरकार ने गिरा दिया हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलता ही रहेगा अपराधियों के द्वारा किए गए अवैध संपत्ति पर, अवैध कब्जों पर, अवैध सरकारी भूमि के कब्जे पर या अवैध किसी अन्य निजी भूमि के कब्जे पर, और अवैध रूप से बिना नक्शा पास किए गए तरह तरह के निर्माण, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सिनेमा और तरह तरह के बिल्डिंग्स बनाए जाने के इस निर्माण की क्रिया को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस देके, उसका जवाब लेके, ड्यू समय देके और गिराने के भी संबंध में सूचना देके उसको गिराया जाएगा। और इसमें नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के किसी संदर्भ में नहीं की है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र की सुप्रीम कोर्ट द्वारा सराहना की गई है। उसने ये कहा है कि जो सरकारें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है और किसी अपराधी का सिर्फ अपराधी होने की वजह से उसके स्वामित्व का या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व का कोई भवन तोड़ देती है,
तो ये पूरी तरह न्याय संगत नहीं है और इस क्रिया पर, इस बुलडोजर क्रिया पर उन अपराधी को न्याय मिलने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उसको न्याय मिलना चाहिए। और इसी टिप्पणी के क्रम में 17 सितंबर को, आगामी 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के सुझावों को प्राप्त करके उस पर एक अध्ययन करेगा और अध्ययन करके गाइडलाइंस, देशव्यापी गाइडलाइंस जारी करेगा। उस गाइडलाइंस पे ये सब लिखा होगा कि अगर कोई भवन गिराया जाना है, भले ही वो अपराधी है या सामान्य व्यक्ति है, तो क्या क्या प्रावधान है और उनका पालन क्यों किया जाना अनिवार्य है। अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई अपराधी का घर गिरा दिया जाता है तो वो गलत है, न्याय संगत नहीं है और ऐसे मामलों को रोका जाना चाहिए। ये राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को क्या सुनवाई करता है। जो सुझाव उसको मिले हैं उस पर देशव्यापी गाइडलाइंस कब जारी होती है। मेरे ख्याल से जो भी गाइडलाइंस जारी होगी वो न्याय संगत ही होगी और भारत के प्रत्येक राज्य को उस गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन गाइडलाइंस का पालन पहले से ही किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।